नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 30 जुलाई 2022 है, दिन है सैटरडे और आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। राइट, जो लोग जाम हो रहा है पार्लियामेंट में, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया में चेतन भगत साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। फिर पोल्यूशन और स्टबल बर्निंग को लेकर एक टॉपिक है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो यूक्रेन में फंस गए थे, जो चाइना में फंस गए थे पेंडेमिक के टाइम पर, इन द सेंस के चाइना से भारत आए और फिर उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था। आपको याद होगा, इससे पहले भी हमने इस विषय पर डिस्कशन की थी, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। और फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो हैं, उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर में विसल ब्लोवर को लेकर एक आर्टिकल लिखा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी विषय है। तो टोटल कितने टॉपिक्स? 5 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट 18 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई, 13 अगस्त तक ये चलेगा। आज जब हम बात करें तो इट्स 30th जुलाई, इज़न्ट इट? और अभी तक हमें क्या देखने को मिला? इतनी कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई। और कर्टन रेजर के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है, अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो बाकी हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं इस मॉनसून सेशन में डिस्कस होने वाले हैं। अभी तक 27 ओपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, एमपीज़, तो उनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी अनरूली रहा। राइट, जो शोभा देता है पार्लियामेंट को ऐसा नहीं। राइट, बहुत ही ख़राब बिहेवियर रहा, बीच में आ जाना और छोटे बड़े टॉपिक्स पर बहुत ही हल्ला मचाना, ये सारी चीज़ें। और कई बार जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो लगता है, हमें भी शर्म आती है कि यार पूरी दुनिया देखती है हमारी पार्लियामेंट में इस प्रकार की चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर होते हैं और उस हिसाब से उनकी पार्लियामेंट में आपको अलग प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड कंट्री में भी मारपीट और ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हो रहा है तो फिर हम भी वो करें। नो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं तो उनका सिर्फ पार्टी को लेकर काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जो कहा है वही चीज़ उनके लीडर्स को फॉलो करनी है, कांग्रेस ने जो कहा। मीन्स रियलिटी में तो यही होता है कि जो पार्टी कहती है वही चीज़ जो है वो एमपीज़ करते हैं। लेकिन ये सारे एमपीज़ जो हैं, भले ही किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट क्यों ना करते हों, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे आरपी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, मेरे आप सबके जन प्रतिनिधि हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जेन्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे और आपके प्रति है कि हमारे एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये नेशनल लेवल तक वो डिस्कस करें, उनके सॉल्यूशंस ढूंढें और फिर वो सॉल्यूशंस जो हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। हमारे जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाने में ये सारे एमपीज़ जो हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है, अगर वो जेन्यूनली चीज़ों को फॉलो करें तो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, पार्टी मीन्स बीजेपी हो, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन हो, एट द एंड ऑफ द डे उतनी भी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर मैच्योर नहीं हुई है कि एक एमपी जो हैं वो, लेट्स से कि बीजेपी ने कुछ गलत किया, रूलिंग पार्टी जो है, सरकार ने कुछ गलत चीज़ें की, तो क्या आपको लगता है कि कोई बीजेपी का एमपी जो है वो अ, सरकार को, मोदी साहब को, अमित शाह को, या फिर जेपी नड्डा जो हैं जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, नेशनल प्रेसिडेंट है, तो क्या उनको जाकर मीन्स ये क्या पूरी दुनिया के सामने वो बता सकते हैं कि ऐसा किया आपने, या फिर हमने जो किया, हमारी सरकार ने जो किया ये गलत है? नो, उतनी भी डेमोक्रेसी नहीं है। क्या प्राइवेट मेंबर बिल्स पास होते हैं? कुछ समय पहले हमने डिस्कशन की थी, हमारे देश में अभी तक के ये 75 ईयर्स का अगर आप समय देखें आज़ादी के बाद का, तो कुछ हो सकता है 10 से भी कम बिल्स हमने पास की हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स। और यूएसए में तो प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं।
तो कोई भी व्यक्ति ऑपोजिशन का कोई लीडर है, बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत ही अच्छी समझ है उनकी, और वो कोई बिल लेकर आए तो अगर वो बिल देश के लिए, वो कानून देश के लिए अच्छा है तो फिर उसको पास करना चाहिए, इजंट इट? तो दिस आर सम ग्रास रूट रियलिटी जो हमने अभी डिस्कशन की। आर्टिकल्स में तो चीज़ें लिखी ही जाती हैं, लेकिन सिर्फ आर्टिकल से ही लिमिटेड हमें नहीं रहना है। दिस इज एनालिसिस, दिस इज नॉट के ट्रांसलेशन का वीडियो नहीं है, एज वी ऑल नो। ओके, अब एक कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, बहुत ही गलत उन्होंने स्टेटमेंट दिया, राइट। बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स हमारे जो नए प्रेसिडेंट मैडम हैं उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके लिए जो उन्होंने बातें बताई, जो रिमार्क्स उन्होंने की हैं, इट इज़ वेरी डेरोगेटरी, राइट। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और यही हुआ उनकी ये डेरोगेटरी रिमार्क। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, बट देखिए कुछ भी आप बोल लें, एमपी से ऐसी थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर कोई ऐसा आम आदमी कुछ भी बोले तो समझ सकते हैं कि चलो वो उतना एजुकेटेड ना हो, उतना पॉलिश्ड ना हो, राइट। उसके पीछे इतने कैमरास नहीं है, वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसी को भी ऐसे शब्द किसी के भी बारे में नहीं बोलने चाहिए। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर किसी ऐसे साधारण व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो हम समझ सकते हैं कि चलो छोड़ो, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी बातें करे, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और मॉनसून सेशन में अगर इसी प्रकार से चीज़ें चलती रही तो ये वाला जो पूरा सेशन है ये भी बर्बाद हो जाएगा। अब हमारे पास 2 हफ्ते बचे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स को डिस्कस करना है, तो लेट्स होप के ओपोजिशन रूलिंग पार्टीज़ के जितने भी हमारे एमपीज़ हैं, हर एक एमपी जो हैं वो ये समझे कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी खातिर उनको थोड़ा अच्छा बिहेवियर जो है करने की ज़रूरत है। फिर रूलिंग पार्टी के भी जो लोग हैं उन्होंने भी सोनिया गांधी जी जो हैं तो उनको पूरा हैकल किया, उनको पूरा घेर लिया पार्लियामेंट में, तो इस प्रकार की चीज़ें भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं। प्राइस राइज पर डेफिनेटली डिस्कशन होनी चाहिए, जीएसटी ऑन एसेंशियल्स पर डिस्कशन होनी चाहिए, इन्फ्लेशन पर, अग्निपथ स्कीम्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जिन पर जितनी ज़्यादा डिबेट होगी, अच्छी क्वालिटी की डिबेट होगी, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा, राइट। तो डिस्कशन होनी इम्पोर्टेंट है, और जैसे बार बार मैंने अभी बताया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रति है, ये समझ, लेट्स होप कि ये समझे वो लोग। और पार्लियामेंट जो हैं मीन्स हर रोज़ हज़ारों करोड़ों का खर्च होता है, हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च होता है पार्लियामेंट को चलाने में, तो ये देश के पैसे हैं, राइट। तो अपनी पार्टी के हित के लिए जो ये इश्यूज क्रिएट करते हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। देश को ध्यान में रखते हुए, देश की नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए उनको बिहेव करना चाहिए। होप यू ऑल एग्री ऑन दिस थिंग, डोंट यू? टाइम्स ऑफ इंडिया में चेतन भगत साहब ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, जो स्टूडेंट्स फॉरेन पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको लेकर है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी उनका नेगेटिव अप्रोच रहता है। वो कहते हैं कि देश ने आपको यहाँ तक पढ़ाया और फिर आप फॉरेन चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। देखिए, हर एक व्यक्ति का जो भी पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल को मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, इसका मैक्स लेवल तक यूज़ करना, ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है। अगर वो फॉरेन पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही हैं, राइट। ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। और भारत को तो एनआरआई से बहुत फ़ायदा होता है, राइट। हमें जो रेमिटेंस मिलता है, रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो पैसे एनआरआईज कमाते हैं तो वो उनमें से कुछ पैसे जो हैं वो भारत भेजते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। तो ये जो उनकी सेविंग है, ये जो पैसे आते हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा पैसे आते हैं। और फिर भारत का जो कल्चर है उसको स्प्रेड करने में भी ये हमारे स्टूडेंट्स, और फ्यूचर में अगर वो एनआरआई बन जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। स्टूडेंट भी अगर जाते हैं तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ता है, दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, वो काफ़ी बढ़ता है। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं। ऐसा नेगेटिव अप्रोच जो है वो नहीं रखना चाहिए। अब कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। एक एस्टिमेशन ये कहता है कि अभी कुल
11,30,000 जितने भारत के स्टूडेंट्स जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। और 2022 जो हैं ये साल तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा, सबसे ज़्यादा इस साल स्टूडेंट्स जो हैं वो गए हैं। और ये ट्रेंड जो है ये राइज पर ही है, ये ट्रेंड जो है ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हर साल हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग $30 बिलियन, राइट, $30 बिलियन खर्च करते हैं एब्रॉड में स्टडीज़ के लिए। तो वो फ़ीस पे की उन्होंने, या फ़ीस के साथ साथ वहाँ पर रहने खाने पीने का खर्च जो है, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें मिला ले तो लगभग $30 बिलियन हर साल एवरी ईयर इंडियन स्टूडेंट्स खर्च करते हैं। गवर्नमेंट ने 2018 में हमारी कुछ आईआईटीज़ जो हैं, 8 नई आईआईटीज़ को फंड करने के लिए जो पैसे रखे थे, तो इट वाज लाइक 13,990 करोड़ या फिर 2 बिलियन। तो जस्ट इमेजिन कि ये कंपेयर कीजिए कितनी सारी नई आईआईटीज़, कितने नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हर साल खोले जा सकते हैं अगर ये सारे पैसे जो हैं वो बाहर ना जाए तो, राइट। अब 90% जब सर्वेज कंडक्ट किए गए तो पता चला कि 90% स्टूडेंट्स को जब पूछा गया तो 90% स्टूडेंट्स मीन्स जितने स्टूडेंट्स को पूछा गया उनमें से 90% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि अगर हमें फॉरेन स्टडीज़ करने का मौका मिले तो हम डेफिनेटली जाएंगे। जाना तो हर कोई चाहता है या फिर ज़्यादातर लोग चाहते हैं, लेकिन मौका हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई इतना एफोर्ड नहीं कर पाते। एंड वी ऑल्सो नो कि कई केसेस में ऐसा भी है कि पेरेंट्स ने लोन लेकर अपने बच्चों को फॉरेन भेजा है ताकि वो अच्छी पढ़ाई करके आए, उनका भविष्य जो है वो सेटल हो जाए। वो तो ये सारी चीज़ों को लेकर लोन भी ली है, ज़मीन जो है वो बेचकर भी अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन भेजते हैं। तो इस प्रकार के फैमिलीज़ के बारे में भी आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। अब हमारे मूवीज़ को देख लीजिए, भारत का म्यूज़िक, बुक्स, फूड, क्लॉथ, हमारे ऐप्स, हमारी होटल्स, ये वर्ल्ड क्लास होने लगी हैं। इंटरनेशनल लेवल को हम अच्छी तरीके से कॉम्पीट करें, कुछ क्षेत्रों में तो बीट भी करने लगे हैं। लेकिन ये सारे केसेस में, ये सारी चीज़ों में अगर हम इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन दे सकते हैं, हमारी कार्स देख लीजिए आजकल की, जो जिस प्रकार से टाटा और महिंद्रा ने एक नया ही लेवल पकड़ा है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो बहुत सारी फॉरेन कार्स को कम्पीट कर रहे हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें हम पीछे क्यों हैं, राइट, वाई? तो आज 5 ऐसे पॉइंट्स जो हैं हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चेतन भगत का ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। नंबर 1 कहते हैं कि एजुकेशनल ब्रांड्स आर नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग और लोगोस बट अबाउट ट्रस्ट, एक्सीलेंस एंड कटिंग एज नॉलेज एंड एथिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स और ये जो एडवर्टीजमेंट और लोगोज, ये सारी चीज़ों की वजह से कोई एजुकेशनल ब्रांड नहीं बनती है। एजुकेशनल ब्रांड जो हैं, सबसे पहले तो ट्रस्ट, कि वहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन, एक एक्सेलेंस का कल्चर मिलेगा, कटिंग एज नॉलेज, एथिक्स, ये सारी चीज़ें कि आपको मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें कोई प्रोवाइड कर सकता है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो एक ब्रांड डेफिनेटली बन सकता है। नंबर 2, द सेम फ्यू कॉलेजेस दैट वर कंसिडर्ड प्रीमियम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, which was a long time ago, are still the ones considered premium today। चेतन भगत कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उस टाइम पर जो कॉलेजेस थे, सेंट स्टीफन्स कॉलेज और आईआईएम और आईआईटीज़, और देखिए सारी आईआईएम, सारी आईआईटीज़, सारे ऐसे कॉलेजेस जो पुराने हैं, सारे के सारे आज उतने ही अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार वो ब्रांड बन गए तो आज भी वही चीज़ जो है वो चल रही है, आज भी उनके नाम से ही चीज़ें बिक रही है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, क्या कोई नई ब्रांड जो है वो इस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाई, और ये पुरानी ब्रांड्स जो हैं क्या उनमें वही क्वालिटी है? ये भी एक प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। नंबर 3, you need driven visionaries to build an educational institutions. Random businessmen or over-the-hill retired professors from sketchy colleges aren't the right people for the job. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक नई ऊंचाई तक ले जाना या फिर एक पर्पल काव बनाना। पर्पल काव कभी देखी है? पर्पल कलर की काव नहीं होती है, बट पर्पल काव का मतलब क्या होता है कि स्टैंड आउट करे, बाकी जो झुंड है उससे एक अलग, राइट, स्टैंड अलोन ब्रांड। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कोई विजनरीज चाहिए,
फिर ऐसे कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई ऐसे रिटायर्ड प्रोफेसर को बैठा दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति के अंदर वो विजन है, वो कैलिबर है, तब जाकर वो ब्रांड बनेगी। Number 4, a reputable international university opening a campus in India with or without a local partner would be more likely to uphold ethics and excellence as it would have a brand to perceive, brand to preserve, right? अब let's say Oxford, एक बहुत ही फेमस नाम है इसलिए आई एम यूजिंग कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एक्सेट्रा। तो ये जो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड वाले अगर अपनी खुद की ब्रांच यहाँ पर भारत में खोलेंगे तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है ऑक्सफोर्ड, राइट? उनका एक स्टैंडर्ड है, एथिक्स हैं, उनके एक्सीलेंस का कमिटमेंट है उनका। तो फिर वो भारत में अगर ब्रांड खोलेंगे तो वो उसी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे क्योंकि उनकी ब्रांड का नाम जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर हमें परमिशन देने की ज़रूरत है। इसके साथ परमिशन के साथ क्या है पता है, मीन्स यहाँ पर जेल हो सकती है आपको, प्रोफेसर्स को, इस प्रकार के रूल्स हमने बनाए हैं। तो ये सारे रूल्स जब तक जाएंगे नहीं तब तक, और फीस मैचिंग होनी चाहिए। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनकी फ़ीस कितनी, मीन्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर भारत में आप उनको लेट्स से 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, 5 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, तो वो थोड़ी आएंगे उतना, तो वो एक दिन में वहाँ पर कमा लेंगे, 2 दिन में कमा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा पैकेज और पूरा एनवायरनमेंट जो है वो देने की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अगर यहाँ पर ब्रांच खोल रही है तो फिर उनको हमें एनकरेज करने की ज़रूरत है। नंबर 5, frankly India just does not offer as much opportunity to highly educated people as some other countries. बात आती है जॉब्स की। कल मैंने आपको क्या बताया था, डबल डिजिट ग्रोथ जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम हमारे टॉप लेवल के ये जो एजुकेटेड लोग हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ अगर आज का ये आर्टिकल आप चेतन भगत वाला आर्टिकल पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसका जो लास्ट पोर्शन है उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि ग्रोथ की ज़रूरत है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं यहाँ पर याद दिला रहा हूँ, वहाँ पर नहीं लिखा है बट आई एम टेलिंग यू, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी का फास्ट काम करना, तो बहुत सारे, ऐसा सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा, राइट? एजुकेशन अच्छा हो गया उसके बाद भी जॉब्स तो मिलनी चाहिए ना। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। अब दोस्तों बात करते हैं पोल्यूशन और स्टबल बर्निंग के बारे में। देखिए ये जो पोल्यूशन है ना स्टबल बर्निंग की वजह से, ये चलो दिल्ली तो हमारा नेशनल कैपिटल है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में रहता है, बट रिमेंबर पूरा जो, लेट मी, मेरे हैंडराइटिंग को क्या हुआ है आज, पेन पेपर, ये जो पेन और पैड हैं उसमें कुछ इश्यू लग रहा, इश्यू तो नहीं, चलो अब थोड़ा अच्छा है। पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, यानी कि आप दिल्ली से या फिर थोड़े ऊपर से आप पकड़ लीजिए तो पूरा वेस्ट बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ तक का पूरा बेल्ट जो है वहाँ पर ये धुआं जो है वो फैल जाता है। अब दिल्ली की सरकार जो है, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की सरकार, और फिर पंजाब में जो सरकार है वो भी आप की ही सरकार है, राइट? तो ये आप पार्टी जो हैं, तो इन दोनों मीन्स ये दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट और भगवत मान गवर्नमेंट, दोनों ने ये तय किया है कि जो किसान हैं पंजाब के किसान, तो उनको 2500 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा कैश, ताकि वो स्टबल बर्निंग ना करें। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि 500 रुपये पंजाब सरकार निकालेगी, 500 रुपये जो है वो दिल्ली सरकार, तो टोटल कितने हुए 1000 रुपये, और बाकी के जो 1500 रुपये जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, तो ये चीज़ हो पाएगी। अब चलो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग कि 2500 रुपये पर एकड़ जो है वो किसान को मिलेंगे ताकि वो स्टबल बर्निंग ना करे। दैट्स ए वेरी गुड थिंग, उससे कोई गलत बात इसमें मुझे नज़र नहीं आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बाकी के पैसे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लाने की ज़रूरत है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, दिल्ली गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ आपको हरियाणा गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के भी किसान जो हैं वो भी स्टबल बर्निंग करते हैं। और इसके साथ जो गुड़गांव, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के ये नोएडा, गाज़ियाबाद, ये भी अफेक्टेड हैं, तो इनको भी ऑन बोर्ड लाइए आप, राइट? अब समय हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, अक्टूबर के टाइम पर ये स्टबल बर्निंग जो है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है। और एक और चीज़,
जो भी किसान बेनिफिशियरी हैं, जिन जिन किसानों को 2500 रुपये मिल रहे हैं, उसके बाद अगर वो स्टबल बर्निंग करते हैं तो फिर कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि जो चोर वाली मेंटालिटी है कि सरकार से पैसे भी ले लो और नुकसान भी करो, अगर ऐसी चीज़ कोई भी कर रहा है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ है, अगर आप पैसे एक्सेप्ट कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव टू यूटिलाइज इट आपको बेनिफिट के लिए। और ये एक और चीज़, मुझे एक कल्चरल शॉक जो नज़र आ रहा है इसमें, आप देखिएगा, आप मीन्स आई बिलीव कि इतना डिफिकल्ट नहीं होगा किसी किसान परिवार से कनेक्ट होने में, राइट। अगर आप किसी अपने पेरेंट्स को या फिर जो जो आपके एल्डर लोग हैं फैमिली के, तो उनको पूछोगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि एक वक्त था जब हमारे देश का जो किसान था, राइट, ये पूरे देश के किसान पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मीन्स किसान कल्चर ही ऐसा था कि किसान ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता था जिससे एनवायरनमेंट का नुकसान हो, जिससे किसी और का नुकसान हो। ऑर्गेनिक खेती करता था, राइट। और किसान जो है वो ये मानता था कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और हर कोई जो है वी आर पार्ट ऑफ नेचर एंड थिंग्स। तो आज देखिए क्या हो रहा है कि स्टबल बर्निंग अपने अपने पैसों को बचाने के लिए, या फिर जो डबल सीज़न लेने के लिए, यानी कि वीट, ये राइस के बाद वीट आपको उगाना है, गेहूं उगाना है, तो उसके लिए आपका नुकसान ना हो जाए उसके लिए आप ये जलाकर दूसरों का नुकसान करें। कितने सारे लोग जो हैं उनको धुएं की वजह से सांसों की बीमारी होती है, राइट, कैंसर और क्या क्या नहीं होता है, राइट। तो ये जो एक पूरा कल्चर है, दिस इज़ लाइक ए मीन्स ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। हमारा जो किसान है उसको कई बार जगतात भी कहते हैं। ये शब्द का मतलब ये होता है कि किसान जो होता है ना, वो पूरी सृष्टि जो है उसके पिता के तौर पर होता है। कहते हैं कि राजा जो होता है, तो राजा तो अपने सिर्फ राज्य का पिता होता है, लेकिन किसान जो है वो तो पूरी दुनिया का एक फादर फिगर होता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है। तो ऐसे 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 एथिक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो चलो एनीवे, ये एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हमारे पास वक्त कम है और चीज़ें ज़्यादा करनी है। इसी के साथ ये सारे राज्यों के साथ साथ अब उत्तराखंड को देख लीजिए। उत्तराखंड जो है ये गंगा और यमुना के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, प्रिस्टीन फॉरेस्ट हैं। और अब उत्तराखंड में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, सबसे ज़्यादा हीट वेव्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छे रोड्स बन गए, अच्छे यहाँ पर कनेक्टिविटी आ गई, तो उतने ही ज़्यादा पिलग्रिम्स भी आने लगे, उतने ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं, उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कार्स एसयूवीज़ लेकर लोग जाते हैं। और उतना ही कचरा यहाँ पर सॉलिड वेस्ट कचरा जो है वो जमा होता है। और जो भी हमारा सिटी है, गांव है, माउंटेन रीजन है, कहीं पर भी सॉलिड वेस्ट जो है उसको जलाना या फिर उसको ऐसे दफना देना जो है, दिस इज़ अनसस्टेनेबल। हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है सभी को। और यहाँ पर मीन्स आई थिंक अभी भी हमारे पास अच्छी गाड़ियाँ आ गई, राइट, लेटेस्ट कार्स आ गई, हम बड़े बंगलोज़ में रहने लगे, हमारे पास अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन आज भी वो जो एक हैबिट है कि हमारा कचरा, अगर हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमारा ये सारा कचरा जो है वो हमें वापस लेकर आना चाहिए। यहाँ वहाँ प्लास्टिक की बोतल्स फेंक दी, यहाँ वहाँ कचरा फेंक दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज़। और होटल्स में अगर हम जाएं तो अब मुझे लगता है मीन्स दिस विल हैपन, आज नहीं तो कल ये होगा कि आप जिन होटल में जाएंगे तो वहाँ पर ये भी होगा, मीन्स वो लिखा हुआ होगा उनकी वेबसाइट पर कि ये होटल जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हैं, जो कचरा होता है तो वो रिसाइकल प्रॉपरली किया जाता है। ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आज नहीं तो कल देखना ये ट्रेंड डेफिनेटली आएगा, आना ही चाहिए। तो जो रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल कैपिटल हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है। और सिर्फ सरकार से भी कुछ नहीं होगा, राइट, सरकार के साथ साथ लोगों को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन और चाइना जैसे देशों में गए थे। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने एक वन टाइम ऑफर ड्राफ्ट की है
और जो अनसर्टेनिटी थी, जो इंडियन स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में थे, और जैसे मैंने आपको बताया कोविड की वजह से, मीन्स क्या हुआ था कि वो चाइना पढ़ाई कर रहे थे, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो फिर वो भारत आ गए, और उसके बाद चाइना ने कभी वीज़ा ही नहीं दिया। कुछ लोगों को अभी देना स्टार्ट किया है, लेकिन एक लंबे समय तक, अब देखिए 2 साल हो गए कोविड को, इसने 2-2.5 साल होने को है, और अभी तक वो फाइनल मीन्स उनकी डिग्री नहीं। जस्ट इमेजिन कि उन्होंने भी लोन्स ली होगी, कितने सारे इश्यूज, उनका भी जीवन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया होगा, 1-2 साल उनके बर्बाद हो गए। फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमें इवैक्यूएट करना पड़ा, एज वी ऑल नो। तो आपके लिए एक प्रश्न है, ये जो मिशन था कि यूक्रेन से स्टूडेंट्स को वापस ले आने का, जो मिशन भारत सरकार ने रखा था, तो उस मिशन का नाम क्या है बताइए, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, राइट। एक बहुत ही इजीली आपको ये प्रश्न जो है वो एमसीक्यू के तौर पर किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इतना तो पता होना ही चाहिए। नहीं पता है तो गूगल इट आउट एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये एक वन टाइम ऑफर है, राइट, एनएमसी की, कि ये जो कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो अंडर ग्रेजुएट मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स थे, तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। दोज विद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कैन नाउ टेक द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, बट अपॉन क्वालिफाइंग विल have to undergo a 2 year instead of existing 1 year compulsory rotating medical internship CRMI। उनको 2 साल के लिए ये CRMI जो है वो करना पड़ेगा। नॉर्मली 1 साल होता है, लेकिन इनको 2 साल करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है कि उनको ऐसा मौका तो मिलेगा, और जो एलिजिबल हैं वो रजिस्ट्रेशन ये CRMI के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाएंगे। लगभग 40,000 जितने ऐसे भारत के स्टूडेंट्स थे, राइट, जो यूक्रेन और चाइना की वजह से प्रभावित हुए थे, और अब उनका भविष्य जो है वो एक नई डायरेक्शन जो है उनको मिलेगी। चाइना ने, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स को वापस लेने की जो शुरुआत है वो कर दी है, और यूक्रेन में तो अब जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ देश हैं, रशिया ने ऑफ़र किया है, फिर कज़ाकिस्तान, और ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आकर फाइनल अपना एजुकेशन जो है वो फिनिश कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी ये प्रोसेस की, तो इट्स ए गुड थिंग कि यहाँ पर उनको एक नया रास्ता जो है उनके लिए तय किया गया है। स्टार्टिंग में मीन्स जब ये स्टूडेंट्स वापस आ रहे थे, तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ उस टाइम पर आ रहे थे कि हमारे भविष्य का क्या होगा, और उसके बाद चाइना के स्टूडेंट्स जो, चाइना से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मीन्स इंडियन स्टूडेंट्स हु वेंट टू चाइना, राइट, तो उनके भविष्य को लेकर भी काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो खड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने कोई सॉल्यूशन निकाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। विसल ब्लोवर का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्टिविस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ गलत हो रहा है, अगर लग रहा है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, तो फिर वो चीज़ों को एक्सपोज करता है। और एक बहुत ही ताकतवर लॉ हमारे देश को मिला, राइट टू इन्फॉर्मेशन। APJ कलाम साहब जो हैं वो जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये साइन किया था RTI, और उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, विंग्स ऑफ फायर में आई थिंक लिखा है कि वो दिन एज ए प्रेसिडेंट उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो उस दिन बहुत ही जल्दी अपनी ऑफिस में पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला बिल जो है उनके पास आने वाला है, तो उन्होंने फटाफट उसको साइन कर दिया और इसको कानून बना लिया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी जो है इसको कहता है कि दुनिया के 5 जो टॉप लॉज हैं उनमें से एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये RTI के तहत जो है कोई भी सिटीज़न, कोई भी एक्टिविस्ट, लॉयर, ब्यूरोक्रेट, रिसर्चर, जर्नलिस्ट या फिर कोई भी साधारण व्यक्ति जो है वो सरकार से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। और जब से ये RTI एक्ट आया है तब से कुछ 100 जितने RTI एक्टिविस्ट जो हैं उनको हमारे देश में मार दिया गया है। बहुत सारे जो हैं उनको डेली बेसिस पर परेशान किया जाता है। और बिहार हमारे देश का नंबर 1 राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा RTI एक्टिविस्ट जो हैं उनकी हत्या हुई है, उनको परेशान किया जाता है। और बहुत सारे बिहार में 20 RTI यूज़र्स जो हैं उनकी जान चली गई सिंस 2010, और 2018 में 6 RTI यूज़र्स जो हैं उनकी हत्या हुई थी बिकॉज़ उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो ये जो ब्रूटल मर्डर्स हैं, ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि सिस्टम की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, और
ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, टाइम बाउंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, कॉम्पनसेशन, राइट। और अगर किसी की हत्या हुई है, किसी पर अटैक हुआ, तो उनको कॉम्पनसेशन मिले, उनके परिवार की रक्षा हो। तो ये चीज़, और ऐसे अटैक्स होते हैं उसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं मिलीभगत है, राइट। सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं, पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर रही है, तो और जस्टिस सिस्टम जो है वो ठफ है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट होती है ना कि जब कोई आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं उस पर अटैक होता है या फिर उसको मार दिया जाता है, तो वही चीज़ हम कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने इस आर्टिकल को लिखा है। वो 3 सॉल्यूशन देते हैं। नंबर 1 इज़ के state governments must direct law enforcement agencies to expeditiously and in time-bound manner complete investigations in all cases where RTI users are harassed. कोई भी आरटीआई यूज़र जो है उसकी हत्या हुई है या फिर उनको परेशान किया गया, तो ऐसे केसेस को फटाफट लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फटाफट ये आदेश दे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्रायोरिटी बेसिस पर ऐसे केसेस को सॉल्व करें। नंबर 2, सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही सामने से ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट और उन सारी चीज़ों पर डाल दे। तो राजस्थान ने ये कहा है, राजस्थान की सरकार जो है तो उनका एक है जन सूचना पोर्टल, और कर्नाटका का है कुछ माहिती कनाजा, KNAJA, राइट, KANAJA, कनाजा, माहिती कनाजा। तो ये कर्नाटका का है। तो इस प्रकार से सामने से सरकार ही इंफॉर्मेशन डाल दे, पूरी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया के सामने हैं, तो फिर आपको क्या आरटीआई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे सारे केसेस जहाँ पर थ्रेट्स, अटैक्स, किलिंग्स हैं, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटीज़, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी थी इसकी वजह से हत्या हुई है, सारी चीज़ें जो हैं वो अगर पब्लिकली पब्लिश की जाए तो फिर मीन्स वो अटैकर भी एक बार सोचेगा कि भाई अब तो कोई मतलब ही नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो देश दुनिया के सामने आ चुकी हैं। इसी के साथ जो हमारे विसल ब्लोवर्स हैं उनकी रक्षा करने को लेकर भी लॉ की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक एब्सोल्यूट वैक्यूम है, इनकी रक्षा करने को लेकर कुछ है ही नहीं हमारे पास। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें TS ठाकुर साहब थे, जस्टिस AK सिकरी साहब जो हैं, तो उन्होंने सुप्रीम मीन्स जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको काफ़ी उसकी निंदा की और कहा कि विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 जो हैं उसको जल्द से जल्द लाया जाए। कब तक आप लाओगे बताइए। लेकिन आप देखिए 8 साल हो गए, आज भी ये लॉ जो हैं वो हमारी सरकार लेकर नहीं आई है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य जो हैं तो ये खुद अपने स्टेट लेवल के लॉज ला सकते हैं और विसल ब्लोवर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए ये विसल ब्लोवर जो है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक एक्टिविस्ट है उसकी हत्या हो रही है, ये हम सब की हत्या है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। और ये लोग जो हैं ये विसल ब्लोवर्स ये किन के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये मेरे और आपके लिए कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए कर रहे हैं, राइट। तो इनको तो प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो ऐसे लोगों को पूरा प्रोटेक्शन लॉ दे, ये हमारी खुद की डिमांड होनी चाहिए, हमारी सरकार से, राज्य लेवल की सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, लोगों की डिमांड होनी चाहिए। ये क्या ब्लैक मनी और ये सारी चीज़ें, करप्शन रोकने की बात करें तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल भी लेकर आइए। जब भी आप नेक्स्ट अपने MLAs और MPs से मिले, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको कि भाई इसका क्या चल रहा है, कब हमें हमारे जो एक्टिविस्ट हैं ये RTI एक्टिविस्ट, तो उनकी रक्षा को लेकर आप क्या कर रहे हैं, यह सब प्रश्न उठाइए अपने MPs और MLAs से। सोशल मीडिया पर लिखिए, ये चीज़ों को डिमांड कीजिए, राइट। आप ये अधिकार है, वायलेंट तरीके से नहीं, पीसफुल तरीके से चीज़ों को डिमांड करना हम सबका अधिकार है। तो ये करना चाहिए, तब जाकर हमारी एजुकेशन काम आएगी। ये पढ़ते रहेंगे न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन जब भी मिलो, जब भी मौका मिले तो ये भी डिमांड क्रिएट करो ताकि पता चले उनको भी कि देखिए यंगस्टर्स जो हैं वो काफ़ी अवेयर हैं, और अगर वो आपको MP MLA नहीं मिल रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं तो उनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करो कि क्यों ये RTI इम्पोर्टेंट हैं, क्यों RTI एक्टिविस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्यों विसल ब्लोअर बिल इम्पोर्टेंट है, करप्शन और ये सारी चीज़ें कैसे इससे रोकी जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी, हम सबको काम आएगी।
एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू सून विद सम मोर वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।